सबसे पहले हम लोग पहली स्लाइड पर चलते हैं और पहली स्लाइड पे मैंने आप सभी को लेज़र के बारे में बताना है। यानी कि लेज़र क्या होता है। जब आप टैली में कंपनी बनाओगे उसके बाद हमको लेज़र के अंतर्गत खाते ही बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये लेज़र समझना है और लेज़र के अंतर्गत हम कौन कौन से खाते बना सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेज़र की। तो लेज़र को हिंदी में बुक आप कह सकते हो। लेज़र एक बुक होता है जिसके अंतर्गत टैली में सभी अकाउंट्स यानी खाते बनाए जाते हैं। लेज़र को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक शॉप है यानी एक दुकान है जिसका आप हिसाब किताब एक रजिस्टर में रखते हैं और उस रजिस्टर में आपने उन सभी व्यक्तियों के नाम से अलग अलग पन्ने पर खाते बनाए होंगे कि ये फला आदमी है जिसके पास मेरे इतने पैसे बाकी हैं और ये इतनी सामान आज लेकर गया है, इतनी सामान उस डेट को लेकर गया था, इतनी सामान उस डेट को लेकर गया था। आपने डेट भी लिखा होगा, कितना सामान लेकर गया है वो भी लिखा होगा, कितने पैसे दिए हैं वो भी लिखा होगा और कितने पैसे बाकी हैं। ये सारी चीजें आप रजिस्टर में उसके हर एक पन्ने पर अलग अलग व्यक्तियों के नाम लिख करके उनकी डिटेल आपने लिखी होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से हमको व्यक्तियों के नाम से टैली में भी खाते बनाने होते हैं जो कि हम लोग लेज़र के जरिए बनाते हैं। तो लेज़र में बस आपको इतना ध्यान देना है कि लेज़र को हिंदी में बुक कहा जाता है। लेज़र एक बुक होता है जिसके अंतर्गत टैली में हम सभी अकाउंट्स बनाते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं जो कि हम आगे आपको बताएंगे। देखिए टैली में हम 3 तरह से अकाउंट बना सकते हैं। पहला तो होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट और तीसरा होता है रियल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट इसके अंतर्गत हम सभी व्यक्तियों की यानी जितने भी व्यक्ति हैं, कोई हमारा कस्टमर हो सकता है, कोई हमारा सप्लायर हो सकता है, तो उन सभी व्यक्तियों के खाते हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। कोई फर्म हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। बहुत सारी कंपनियों के नाम से आप खाते अगर बनाओगे तो वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत बनेंगे और कैपिटल अकाउंट के खाते भी जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में सभी गुड्स और एसेट्स के खाते बनाए जाते हैं जैसे बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, पेन, कॉपी, शॉप। ये सारे अकाउंट जो है हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। आपने यहाँ पर 2 चीज़ों को नोटिस किया होगा कि सभी गुड्स और एसेट्स। अब ये गुड्स और एसेट्स क्या है जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ से आपको रियल अकाउंट्स के अंतर्गत बस ये याद रखना है कि सभी गुड्स और एसेट्स के खाते इसके अंतर्गत जो है रियल अकाउंट के अंतर्गत बनाए जाते हैं। अगला है नॉमिनल अकाउंट। जितने भी आय हैं यानी जितने भी हमारे बिजनेस से इनकम होगी और जितने भी बिजनेस के रिलेटेड खर्चे होंगे उन सभी के खाते नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे कि जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर उसमें आपने एम्प्लॉयज़ को काम पर रखा है तो उनको आपको सैलरी देनी होती होगी जो कि एक तरीके से आपका खर्चा है। सैलरी अकाउंट भी जो है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत बनेगा। लाइट बिल देना होगा, जितना आप लाइट इस्तेमाल करते हैं उसका बिल देना होगा। अगर आप किराए की दुकान में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रेंट देना होगा यानी किराया देना होगा। अगर आप अपने बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं यानी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी खर्च होता है, तो उसका भी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत बनता है। इसके अलावा जितनी आय होगी यानी कहीं से कमाई हो रही है, कोई कमीशन मिल रहा है हमको, इसके अलावा जितने भी आय के सोर्सेस हैं उन सभी के अकाउंट हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत बनाते हैं। अगला है ग्रुप्स। टैली में ग्रुप की मदद से सभी अकाउंट की पहचान सही तरीके से हो पाती है जिससे अकाउंटिंग की रिपोर्ट बनाने में काफी ज्यादा आसानी होती है। टैली में काम करने के लिए पहले से ही 28 ग्रुप्स बने बनाए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप टैली में और भी ग्रुप्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये जो टैली में आपको 28 ग्रुप मिलते हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रुप का मतलब थोड़ा सा समझना है। देखिए ग्रुप का मतलब होता है समूह। जितने भी हमारे सप्लायर होंगे जिसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, उनको अगर हम उनका लेजर बनाएंगे, उनका खाता बनाएंगे उनके नाम से, तो उनको जो है सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में डाल देंगे। तो इससे टैली जो है पहचान लेगा कि कौन सन्ड्री क्रेडिटर है। इसी तरीके से जितने हमारे कस्टमर हैं उनको सन्ड्री डेब्टर बोला जाता है, और जितने भी हमारे कस्टमर हैं अगर वो हमसे उधार मान लेके जाते हैं तो उनका जब हम लोग टैली में खाता बनाएंगे
तो ग्रुप के अंदर अगर हम जो है सैंडरी डेबिटर डाल देते हैं तो टैली उन्हें पहचान लेता है कि कौन हमारे कस्टमर हैं। इसी तरीके से अगर आप अलग अलग जब खाते बनाओगे तो अलग अलग ग्रुप में आपको डालना होता है, जिससे टैली को पहचानने में दिक्कत नहीं होती है और जो भी अकाउंटिंग का काम आप करते हो, रिपोर्ट तैयार करते हो, वो सही तरीके से तैयार होती है और काम भी सही होता है। तो यहाँ से आपको ग्रुप भी समझ आ गया होगा। अगला है गुड्स। देखिए, जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं और जो सामान बेचते हैं उसे टैली की भाषा में गुड्स कहा जाता है। जैसे कि आपको ये जो स्टोर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर शैम्पू है, साबुन है, इसके अलावा बहुत सारी जनरल स्टोर की सामान है जो कि इस दुकानदार के मालिक ने बेचने के लिए इसको सबसे पहले खरीदा है और अब जो है वो इन सभी को बेच रहा है। तो टैली की भाषा में ये जो सामान है इसको गुड्स बोला जाता है। बिजनेस में जो भी दैनिक रूप से खरीदा जाता है और बेचा जाता है उसे गुड्स कहा जाता है और आप इसे माल भी कह सकते हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जब हम किसी शॉप पर जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए और वो सामान उस दुकान पर नहीं होता है तो उस दुकान का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, वो ये बात ज़रूर बोलता है कि अभी ये माल हमारे पास नहीं है, अभी ये माल जल्द ही हम आपके लिए मंगा देंगे। तो आप बिजनेस में जो भी सामान की खरीदारी कर रहे हैं, जो भी सामान को बेच रहे हैं, उसको टैली की भाषा में गुड्स बोला जाता है और आप उसे माल भी बोल सकते हो या फिर आप सामान भी बोल सकते हैं। अगला है स्टॉक। कहीं न कहीं स्टॉक शब्द भी आपको ज़रूर सुनने में मिला होगा। मैं आपको बता दूं, स्टॉक को हिंदी में रहतिया बोलते हैं और स्टॉक भी जो है गुड्स या फिर माल या फिर सामान को ही कहा जाता है। आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा कि अभी हमारे पास इसका स्टॉक नहीं है, यानी इस चीज़ का स्टॉक हमारा ख़त्म हो गया है। जो भी हमारा गुड्स है, जो भी हमारा माल है, उसका स्टॉक ख़त्म हो गया है। तो जब आपके सामने स्टॉक शब्द की बात आए तो आपको तुरंत दिमाग में ये रखना है कि गुड्स की ही बात यानी माल की ही बात की जा रही है। अगला है कैपिटल, जिसको हिंदी में पूंजी बोला जाता है। बिजनेस के मालिक द्वारा बिजनेस को शुरू करने के लिए किया गया निवेश पूंजी कहलाता है और ये पूंजी कैश भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है और एसेट्स के रूप में भी हो सकती है। जैसे कि अगर आपको एक जनरल स्टोर खोलना है और आपके पास 50,000 रुपये हैं तो वो आपकी कैश पूंजी यानी कैश कैपिटल कहलाएंगी। लेकिन अगर आपने उन 50,000 रुपयों से अपने दुकान में सामान खरीद लिया है जिसे आप बेचना चाहते हैं, बेचने के लिए जो सामान खरीदा है आपने उसे गुड्स कहते हैं, वो मैंने आपको बताया है। तो वो गुड्स भी आपकी जो है पूंजी ही कहलाएंगी। और इसी तरीके से अगर आपने जो है एसेट्स खरीद ली हैं, एसेट्स से बिजनेस की वो संपत्ति होती है जिसे बिजनेस के इस्तेमाल के लिए ही खरीदा जाता है, उसे बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है। जैसे कि दुकान में कुर्सी, कोई कंप्यूटर हमने खरीद लिया, कोई चेयर खरीद ली, कोई ऐसी चीज़ खरीद ली जो कि बिजनेस के लिए ज़रूरी है और बिजनेस में ही इस्तेमाल होनी है, उसे हमें बेचना नहीं है, उसे एसेट्स कहते हैं। तो एसेट्स भी आपकी पूंजी ही कहलाती हैं। तो यहाँ से आपको कैपिटल यानी कि पूंजी भी क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस के मालिक द्वारा बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी निवेश किया जाता है वो पूंजी कहलाती है और पूंजी कैश में और गुड्स में और एसेट्स में, तीनों में से किसी में भी हो सकती है। अगला है एसेट्स। एसेट्स का हिंदी में होता है संपत्ति। बिजनेस को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे एसेट्स यानी कि संपत्ति कहा जाता है, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि चेयर हुआ, फर्नीचर हुआ, कोई मशीनरी हुई या फिर जो है आपने कोई दुकान किराए पे ली, ये सारी बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। एसेट्स में बस आपको इतना ध्यान देना है कि वो सामान जिसे हम खरीदते तो हैं बिजनेस के लिए, लेकिन बिजनेस के यूज़ के लिए ही खरीदते हैं, उसे हम लोग बेचते नहीं हैं। जैसे कि मुझे एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाना है जिसमें मुझे ढेर सारे कंप्यूटर को ख़रीदना होगा, ढेर सारे स्टूल खरीदने होंगे, चेयर बनवानी होगी, या फिर आप कहें तो जो फर्नीचर बनता है, जो टेबल वगैरह बनती है जिसमें कंप्यूटर रखे जाते हैं, वो सारी चीज़ों को ख़रीदना होगा। और ये सारी चीज़ें जो है एसेट्स कहलाएंगी क्योंकि ये बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। इसे हम
बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीद रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें बिजनेस की एसेट्स हैं, यानी संपत्ति हैं। अगला है लायबिलिटीज, जिसको हिंदी में दायित्व बोलते हैं। बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो पैसे या तो हम बैंक से लोन लेंगे या फिर किसी अपने दोस्त से या फिर रिश्तेदार से पैसे लेंगे, जिसे हमें आगे चलकर चुकाना होता है। यानी कि हमने अगर बैंक से लोन लिया है तो आगे चलकर हमें बैंक को पैसा चुकाना होता है, और अगर हमने किसी दोस्त से या फिर किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लिए हैं तो आगे चलकर हमें उन्हें भी पैसे चुकाने होते हैं। तो लायबिलिटी में बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए कहीं से पैसा उधार ला रहे हैं या फिर किसी बैंक से लोन ले रहे हैं जिसे आपको बाद में देना होता है, जो कि आपकी लायबिलिटी कहलाती है। अगला है डेब्टर, यानी कि देनदार। बिजनेस में जिन लोगों से हम पैसे मांगते हैं उन्हें देनदार यानी कि डेब्टर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी शॉप है, यानी आपकी दुकान है। आपकी दुकान पे जो भी कस्टमर आते हैं, जितना भी माल ले कर के जाते हैं, उन कस्टमर से आप पैसे मांगते हो और वो कस्टमर आपके देनदार यानी डेब्टर्स कहलाते हैं। ठीक ऐसे ही बिजनेस में जो लोग हमसे पैसे मांगते हैं उन्हें क्रेडिटर्स यानी लेनदार कहा जाता है। जैसे कि हम भी किसी न किसी से माल खरीदते हैं, जो हमारे सप्लायर होते हैं वो हमसे पैसे मांगते हैं, इसीलिए वो हमारे लेनदार यानी क्रेडिटर्स कहलाते हैं। सीधी भाषा में आपको क्रेडिटर्स और डेब्टर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ये याद रखना है कि जिनसे हम पैसे मांगते हैं वो डेब्टर्स यानी देनदार कहलाते हैं, और जो लोग हमसे पैसे मांगते हैं वो क्रेडिटर्स यानी लेनदार कहलाते हैं। अगला है एक्सपेंसेस यानी खर्चे। बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है। दोस्तों, बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए हमें खर्चे भी करने होते हैं, जो कि टैली की भाषा में एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि अगर हमको अपनी दुकान के लिए माल मंगवाना है यानी गुड्स मंगवाने हैं और उसके लिए हमें गाड़ी करनी है तो उस गाड़ी का किराया भी देना होगा। अगर हमने कोई रूम लिया है दुकान करने के लिए तो उस रूम का किराया भी देना होता है, बिजली बिल भी देना होता है। अगर कोई कमीशन है तो उसे भी देना होता है। मज़दूर रखा है हमने तो उसकी मजदूरी भी देनी होती है, और अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार कराने के लिए विज्ञापन में भी खर्चे करने होते हैं। तो जितने भी बिजनेस के खर्चे होते हैं उन्हें टैली की भाषा में एक्सपेंसेस कहा जाता है। अगला है ड्राइंग यानी कि आहरण। बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए जो पैसे व्यापार से लेता है या खर्च करता है वह आहरण कहलाता है। जैसे कि जो भी बिजनेस का ओनर है उसने अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए बिजनेस से 2 से 4 हज़ार रुपये निकाल लिए, जिससे उसने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भर दी या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे सामान खरीद लिए जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। तो ये उसका व्यक्तिगत खर्चा होगा, ना ही कि बिजनेस का खर्चा है। और जो व्यक्तिगत खर्चा है उसे बिजनेस के ओनर को बिजनेस को वापस करना होता है। तो ड्राइंग को बस आपको इतना समझना है कि अगर बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए व्यापार से पैसे लेता है या खर्च करता है तो उसे आहरण कहते हैं, और बिजनेस के मालिक को बिजनेस को ये पैसे वापस करने होते हैं। अगला है इनकम यानी कि आय। बिजनेस में जो भी कमाई हुई है उसमें से जो भी खर्च हुआ है उसको निकालने के बाद इनकम यानी कि आय होती है। आय को आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपको अपनी आय पता करनी है कि आपकी इनकम कितनी है तो कुल कमाई में से आपको अपना खर्च निकाल देना है और आपकी आय पता चल जाएगी। जैसे कि इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपने अपनी दुकान में 50,000 का माल खरीदा और उसे आपने 75,000 रुपये में बेच दिया तो कुल कमाई कितनी हुई? 75,000 रुपये की। खरीदा कितने रुपए में था, यानी खर्च कितना किया था? 50,000 रुपये।
तो 75,000 रुपये में से अगर 50,000 रुपये निकालोगे तो 25,000 रुपये बचेगा, जो कि आपकी आय यानी इनकम होगी। इस तरीके से आप जो है कुल कमाई में से खर्च निकाल देते हो तो आपकी आय निकल आती है। अगला है सेल्स, जिसको हिंदी में बिक्री या फिर विक्रय भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु या सेवा को पैसों के बदले या फिर किसी अन्य वस्तु के बदले किसी दूसरे को दिया जाता है तो उसे बिक्री कहा जाता है। जैसे कि मेरे पास एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर मैं आपको बेचना चाहता हूँ और आप जो है इसके बदले मुझे पैसे दे रहे हैं, तो भी इस तरीके से भी ये बिक्री हो सकती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं और फिर भी आप मेरा कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि इस कंप्यूटर का जितना प्राइस है उतने प्राइस की कोई दूसरी वस्तु मुझे दे सकते हैं और जिसके बदले मैं आपको ये कंप्यूटर दे सकता हूँ। यानी कि आप किसी वस्तु को पैसे के बदले तो बेच ही सकते हैं, साथ ही किसी दूसरी वस्तु के बदले भी आप उस वस्तु को बेच सकते हैं। अगला है परचेज, जिसको हिंदी में खरीद या फिर क्रय बोलते हैं। कोई भी वस्तु या सेवा को लेने के लिए किसी दूसरे को पैसे या कोई अन्य वस्तु दी जाती है तो उसे खरीद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब जो है आपका कंप्यूटर मुझे खरीदना है, आपके पास कंप्यूटर है और मुझे वो कंप्यूटर आपसे खरीदना है, तो मैं क्या कहूँगा कि आप जो है इतने पैसे ले लीजिए और अपना कंप्यूटर आप हमें दे दीजिए। तो इस तरीके से मैं परचेज़ कर रहा हूँ यानी खरीद रहा हूँ। और आपका कंप्यूटर मैं इस तरीके से भी खरीद सकता हूँ कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, बल्कि आप इस कंप्यूटर के बदले आप ये मेरा मोबाइल ले लीजिए और आप मुझे अपना कंप्यूटर दे दीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपका कंप्यूटर खरीद लिया, लेकिन इस बार मैंने वस्तु के बदले वस्तु ले ली, यानी मैंने अपना मोबाइल दिया और आपका कंप्यूटर ले लिया। और पहली बार हमने क्या किया था, मैंने आपको पैसे दिए थे और आपका कंप्यूटर खरीद लिया था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी वस्तु या सेवा को लेने के लिए किसी दूसरे को पैसे या कोई अन्य वस्तु दी जाती है तो उसे खरीद यानी कि परचेज कहते हैं। तो इस तरीके से हमने टैली की शब्दावली को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, इसका पूरा PDF। आप जो है वहाँ से इसका PDF डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगली वीडियो आने तक आपको ये सारी जो टैली की शब्दावली है इसे आपको अच्छे तरीके से सीख लेना है और समझ लेना है, क्योंकि टैली में हम जो आगे का काम करने वाले हैं वो इसी टैली की शब्दावली पर निर्भर करता है। जो भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा वो मैं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके बताने वाला हूं।